हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं कि जो लोग इस बार एलएलबी पास आउट हुए हैं और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही साथ में सोच रहे हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऐसे में कौन से वो एक्ट हैं जिनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों को शुभकामनाएं जिनकी इस बार एलएलबी कंप्लीट हो गई है और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है या प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए वो एलएलबी पास आउट हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनकी हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो बहुत सारे एक्ट हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनकी हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें सबसे पहले एक्ट हमारा आता है वो है आईपीसी। आईपीसी को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 पर आता है, बस ये समझ लीजिए कि आपको इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको सीआरपीसी पढ़नी पड़ेगी। सीआरपीसी भी बहुत ही जरूरी है। आईपीसी तो हमारा जरूरी है ही, लेकिन दूसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा सीआरपीसी आता है। इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे सीनियर के साथ में वकालत सीख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस देखते हैं, ऐसे में आपको सबसे पहले यह जरूरी है कि आपको सीपीसी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको कोर्ट फीस एक्ट भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, यानी ये भी आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा। समझ लीजिए कि अगर आप वकालत में नए नए आए हैं तो यहाँ पर ये कुछ एक्ट हैं, ये आपको बिल्कुल ही कंठस्थ होने चाहिए। सबसे पहले आईपीसी, उसके बाद आपको सीआरपीसी और देन उसके बाद आपको सीपीसी। ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सीपीसी कंठस्थ करनी पड़ेगी। अगर आप किसी तहसील लेवल पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे आप जूनियरशिप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी वहां का रेवेन्यू कोड हो उसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बिल्कुल ही कंठस्थ करना पड़ेगा और इस बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ में तहसील लेवल पर आपको सीआरपीसी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सीआरपीसी में कुछ ऐसी धाराएं दी गई हैं जिनके अंतर्गत आप मुकदमा तहसील में फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कानून की किताबों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनकी आपको जानकारी होनी ही चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि आपने प्रैक्टिस अभी भी हाल ही में स्टार्ट कर दिया है और आपके आस पड़ोसी जानते हैं कि आपने एलएलबी कंप्लीट करके और आपने वकालत शुरू कर दी, तो ऐसे में हो सकता है उनका कोई केस चल रहा हो या केस ना ही चल रहा हो, वो आपसे ऐसे ही जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं कि लोगों के मुकदमे चल रहे होते हैं और उन्होंने वकील भी किया होता है, लेकिन फिर भी वो आपसे जानकारी अपने केस में लेने आ जाते हैं। तो ऐसे में इन एक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उनको थोड़ा बहुत बता सकें। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने एक्ट बताए इनको आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में उसके बाद अगर आपको कोई केस मिलता है तो उस हिसाब से वो आप एक्ट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और रेवेन्यू कोड, ये कुछ एक्ट हैं, ये आपके पास होने ही चाहिए। मतलब आपने उनको खरीद रखा हो, वो आपके पास स्वयं के होने चाहिए। अगर कोई ऐसा मैटर फंसता है तो आप तुरंत उसमें देख के उनको पढ़ सकते हैं। इस बारे में मुझसे कई सारे सवाल भी पूछे गए थे, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो जो मैंने बताए उन एक्ट को आप ले लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी से आप उनको ले लीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कोई एक्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको आप द्विभाषीय लैंग्वेज में लीजिएगा, यानी आपका वो डुअल लैंग्वेज में होना चाहिए। कि मान लीजिए कि आपने कोई एक्ट खरीदा जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है, तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि कभी कभी कोई ऐसे शब्द हमारे सामने आ जाते हैं जिसकी हमें मीनिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी दी हुई होती है कि उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यही बात दूसरे लैंग्वेज के एक्ट पर भी लागू होती है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक्ट खरीदा जो प्योर इंग्लिश में है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ऐसे वर्ड हमारे सामने आ जाते हैं जिसकी मीनिंग ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तब हम डिक्शनरी खोजते हैं। तो ऐसे में बेहतर ये होगा तो जो भी आप एक्ट खरीदें वो द्विभाषी संस्करण में होना चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, जिनके पास एक्ट नहीं है, तो वो सबसे पहले इन एक्ट को खरीदे जो मैंने बताए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आप ऐसे एक्ट खरीदें जो द्विभाषी संस्करण में होने चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पहले के तरीके से आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।